हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो के अंदर। आज हम सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 10वीं बोर्ड के 2022 के बोर्ड पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और प्रश्नों के सवालों के आंसर को देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। हमारा जो पहला सवाल है कि आपके मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है, किससे संबंधित है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या परिसंचरण। तो हमारा जो मानव में हृदय है वो अपने श्वसन से संबंधित है। तो आपका जो पहला का आंसर हो जाएगा श्वसन। दूसरा सवाल है, कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब मापा जाता है? स्फाइगोमेनोमीटर, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप या लैक्टोमीटर। तो सीधा सीधा जवाब हो जाएगा इसका स्फाइगोमेनोमीटर से आपके रक्तदाब मापा जाता है। फिर अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो अवटु ग्रंथि को, जिसको हम थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, और थायरोक्सिन हार्मोन से बनाने के लिए सोडियम की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सोडियम। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो जो अनैच्छिक क्रिया होती है, देखिए यहाँ पर जो अनैच्छिक क्रियाओं का जो जो नियंत्रण होता है वो किसके थ्रू होता है? बेसिकली जो आपके अनुमस्तिष्क जो होता है, पश्च मस्तिष्क जो होता है, जिसका मेडुला वाला भाग होता है, जो क्या करता है आपके अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इनमें से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है? देखिए क्रिस्टलन जल की बात करें तो यहाँ पर क्रिस्टलन जल किसको बोलते हैं? यानी कि किसी भी जलीय सूत्र, लवणीय सूत्र है, किसी भी फॉर्मूले के अंदर जिसमें जल के अणुओं की मात्रा, जितने जल के अणुओं की संख्या, वो उसके क्या कहलाती है? क्रिस्टलन जल कहलाती है। तो देखो दोने का सोडे की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 एंड 10H2O होता है। तो इसमें जल के अणु हैं। जिप्सम पता ही है आपको, जिप्सम में 2H2O यानी दो जल के अणु होते हैं। बेकिंग सोडे के अंदर जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो देखिए इसके अंदर कृष्ण जल के अणु नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स, यानी कि बेकिंग सोडे के अंदर कृष्ण जल के अणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते अगले सवालों की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है कि दिए गए चित्र अनुसार उपरोक्त क्रिया में बनने वाली गैस कौन सी है? तो देखो यहाँ आपके सामने एक छोटा सा एक अभिक्रिया नजर आ रही है, जिसमें आपको एक कॉर्क दिख रहा है, गैस। तो इसमें गैस कौन सी बन रही है? देखो तनु H2SO4, आपको पता है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो गैस रिलीज होने वाली है वो गैस कौन सी होगी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर आपके ओजोन गैस। तो आपके सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2। यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करता है। तत्वों को पहचानिए। तो देखो मुलायम, एक तो बात करें आपका सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम की बात करें Na, पोटेशियम की बात करें तो K, और लिथियम आपके जो ये जो आपके तीन जो आपके जो ये धातु है, जो जैसे कि इसको आसानी से चाकुओं से काटा जा सकता है। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन पोटेशियम और सिल्वर, कॉपर और लेड। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा पोटेशियम, यानी के, और आंसर हो जाएगा इसका। फिर बात करते हैं अगले सवालों की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सब उपरोक्त सभी के लिए। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। तो पानी में प्रकाश की चाल होगी, देखिए प्रकाश की चाल पानी में, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो देखो प्रकाश की चाल नॉर्मली कितनी होती है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक कितना? 1.33। तो 1.33 को अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर 8 रहेगा। अगर आप पॉइंट के हिसाब से उसको डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 100, यानी कि 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो 10⁸ तो यहाँ रहेगी, देखो ये 10⁸ दे रखी है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते अगले सवाल। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है विद्युत आवेश का मात्रक। अगला सवाल देखिए, हमारा जो अगला सवाल है, यहाँ पर एक छोटा सा एक तो आपका
प्रतिरोध निकालने का जो फॉर्मूला दे रखा है, तो देखिए ऊपर के जो ये और ये जो आपको देख रहे हो प्रतिरोध जोड़े, इसको और अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के ए और बी सिरे से पकड़ के इसको थोड़ा लंबा करते हैं, तो इसके ये ऊपर के जो दो सिरे हैं वो कौन से क्रम में आ जाएंगे, आपके श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, श्रेणी क्रम निकालने का फॉर्मूला R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 कितना होगा 2, R2 कितना होगा 2, 2 को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 ओम हो जाएगा। अब ये 4 ओम ऊपर आ गए, अब नीचे भी कितने 4 ओम है, तो ये परिपथ कैसे हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से ये परिपथ हो जाएगा। अब ये इस प्रकार से परिपथ हो जाएगा, ऊपर कितने आए थे हमारे 4 ओम आए थे, नीचे कितने आए थे 4 ओम। अब ये कौन सा क्रम हो गया, पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम के अंदर इस प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। तो हमारे यहाँ पर दो ही प्रतिरोध दे रखे हैं, तो R1 कितना है आपका 4, तो 1/4 प्लस R2 कितना है 4। अब इनका अगर आप 10 लोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का 4 से डिवाइड करोगे, एक से गुणा करोगे, जो मतलब एक एक आएगा, यहाँ पर भी एक आए, तो यहाँ पर कितना है 1 प्लस से कितना हुआ 2/4। तो हमें 1/R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा 4/2। दो को चार को दो दो को चार को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, पहला आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार से इसको ये ज्ञात करना है। फिर बात करते हैं अपना अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। देखो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है, आपके विद्युत जनित्र कहलाती है। यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है, आपकी विद्युत जनित्र कहलाती है। विद्युत मोटर होगा नहीं, तो ये तो यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत मोटर क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन विद्युत जनित्र क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल इसमें दे रखी है आपके खाली जो ब्लैंक्स है वो दे रखे हैं, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, पुनर्भरण के द्वारा। पुनर्भरण के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। संदेश संसारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र क्या करता है, आपको कौन से विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है, कौन से आवेग को प्रयुक्त करता है, विद्युत आवेग को क्या करता है, प्रयुक्त करता है। अगला, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोष से उस में ऊर्जा का क्या होता है, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। यानी कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे जो स्तर में जाने पर ऊर्जा की क्या होती है, लाभ या हानि, या फिर ह्रास भी कह सकते हो। टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, गंगा नदी पर। अभी के हाल ही के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक नहीं है, उसको हटा दिया गया है, लेकिन ये जो 2022 का पेपर है तो इसमें सवाल आया था कि टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। प्रतिबिंब की दूरी v तथा बीम की दूरी u का अनुपात लेंस के, जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है v, आपके प्रतिबिंब की दूरी v है, और जो बीम की दूरी u है, ये क्या करती है, आपके अनुपात जो होता है वो किसको, लेंस को क्या करता है, v और u क्या करता है, आपके h यानी कि हाइट, आपने पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा, h डैश अपॉन h पढ़ा था ना, मैग्निफिकेशन आवर्धन पढ़ा होगा, तो उसको क्या करता है, ये व्यक्त करता है। विद्युत बल्बों में तंतुओं के निर्माण में जो तंतु होते हैं, जो बल्ब लगे होते हैं, उसका जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, आपके टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। फिर अपने अगले सवालों की तरफ चलते हैं कि तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है। तो तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं के संगठित जाल का बना हुआ होता है। तो इसमें आएगा तंत्रिका कोशिका। अगला सवाल है हमारा, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमित करती है। तो वृद्धि हार्मोन कौन रिलीज करता है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है, आपकी पीयूष ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपकी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगले सवालों की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल जो है आपकी सीएफसी का पूरा नाम, तो सीएफसी का पूरा नाम याद रखना है आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखना है। अच्छा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से इसको याद रखना है। मानव के कौन से अंग में कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। तो देखो कॉलीफॉर्म जीवाणु की बात करें तो नॉर्मली ये जैसे इंटेस्टाइनल भाग होते हैं, आंत वाले जो भाग होते हैं, नॉर्मली यहाँ पर ये प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। पुनर्चक्रण क्या है, यानी कि रिसाइकलिंग। देखो पुनर्चक्रण की बात करें तो कई सारे पदार्थ होते हैं जिनका रिसाइकल किया जाता है, जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को क्या करते हैं, अगर उपयोग में नहीं आ रहा तो उसको हम वापस रीयूज कर सकते हैं, उसको रिसाइकलिंग करके उससे नई चीज़ भी बनाई जा सकती है, जो क्या कहलाती है एक प्रकार से रिसाइकल या पुनर्चक्रण कहलाती है। प्लास्टिक वगैरह, कागज वगैरह, जो भी चीज़ें जो रिलाइज जो रिसाइकिल की जा सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्चक्रण बोलते हैं। संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो संतरे में पता ही आपको सीट्रिक अम्ल पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरे के अंदर। अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बाकायदा आपके चैप्टर के अंदर, जो अम्ल सार का जो चैप्टर है उसके अंदर एक डायग्राम बना हुआ है,
जो दे रखा है उसके अंदर ऑलरेडी। स्वाद के आधार पर अम्ल और सार में अंतर। देखिए स्वाद की बात करें तो स्वाद के आधार पर तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं। और इसके अलावा बात करें तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, सार लाल लिटमस को नीला करता है। तो यहाँ पर सिर्फ अपने स्वाद के आधार पर ही पूछा था, तो ये अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, वो सारक का कड़वा होता है। दंत क्षय का पता ही आपका कारण क्या होता है। जब मुख का पीएच 5.6 5.5 से कम हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका दंत क्षय शुरू हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर आपके दांतों के अंदर दंत क्षय क्यों होता है, जब आपके दांतों के अंदर कैविटी हो जाती है, ज़्यादा बैक्टीरिया के साथ में जब आपके भोजन जमा हो जाता है दांत, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उनका हाँस होने लग जाता है। और जब हाँस होने शुरू हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका जो मुख का पीएच होता है वो 5.5 से कम हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द क्षय शुरू होता है। इसलिए हमेशा नियमित टूथपेस्ट ब्रश करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, दो दांत को, मुंह को अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का कार्य क्या करता है, तो धारा नियंत्रक क्या करता है, किसी भी विद्युत परिपथ में है प्रतिरोध को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, आपका धारा नियंत्रक करता है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में क्या अंतर है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, निश्चित समय अंतराल पर धारा की दिशा में परिवर्तित होती है। जो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, निश्चित समय अंतराल पर धारा की दिशा में परिवर्तित होती, धारा की दिशा परिवर्तित होती है, उसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। और दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता है, यानी दिष्ट धारा में निश्चित समय अंतराल में धारा की दिशा परिवर्तित नहीं होती है, तो वो होता है आपका दिष्ट धारा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी वितरूपण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। देखो कोई धारावाही लंबी परिनालिका, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कि एक मैं परिनालिका बनाता हूँ, जैसे कि ये परिनालिका है, तो ये क्या है, धारावाही कुंडली है। अब धारावाही कुंडली के अंदर ये बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार, तो इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से ये अगर हमने करंट का प्रवाह करते हो, मान लो यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी जाए और इसको अंदर करंट का प्रवाह किया जाए, तो इसके अंदर इस प्रकार से क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो जाएगी। और ये जो भी तार, तांबे की तार की जो लिपटी हुई जो कुंडली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। और इसमें अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा उसमें उत्पन्न होती है। अगला सवाल है हमारे, अगला सवाल की बात करें तो जैव विकास प्रक्रिया में जीवाश्म की क्या भूमिका है। देखिए जीवाश्म की बात करें, जिसको फॉसिल बोलते हैं, तो जैव प्रक्रिया में देखो पहले के समय से शुरुआत से जीवाश्म की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, अपने कार्बनीकरण पड़ा होगा, अपने जो भी कार्बन किस प्रकार से मर्त अवशेषों से वो सारे के सारे कार्बन में चेंज होते गए, जिसको हम कार्बनीकरण पढ़ते हैं। और जैव प्रक्रम के अंदर जैव विकास किस प्रकार से, पहले जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास समय के साथ साथ कैसे हुआ, पहले स्पीसीज जीवों की कैसी थी, अब वर्तमान में स्पीसीज जीवों की कैसी है। तो कहीं ना कहीं जीवाश्म से जीवों की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है, उनकी जो पुराने जीवाश्म जीव थे उनकी उत्पत्ति कितने साल पुरानी थी, उनके अवशेष कितने पुराने थे। तो कहीं ना कहीं जैव विकास को जानने में कहीं ना कहीं जीवाश्म का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि पुराने जीवों की उत्पत्ति की संरचना कैसी थी उसके बारे में भी जानकारी उससे मिलेगी। मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है, पता ही आपको, डबल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। आपको पता ही हमारा अवयव जो होता है 4 चैम्बर का बना होता है, 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजनित रक्त है और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है दोनों साथ में मिले नहीं, उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, अपने जो हमारा अवयव दोहरा परिसंचरण जो होता है वो 4 कोश चैम्बर का बना होता है। और हमारे जो अवयव में जो रक्त होता है वो 2 बार इस प्रकार से उसका संचरण होता है, इसके लिए हमारे अंदर द्वारा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक बार हमारे शरीर में ऑक्सीजनित युक्त रक्त का प्रवाह होता है और एक विऑक्सीजनित रक्त का क्या होता है, इस प्रकार से फ्लो होता है, इसलिए इसे द्वारा डबल डबल परिसंचरण पाया जाता है। मेंढक व झिल्ली के, ये आपके भी हाल ही में सिलेबस में नहीं है, परितंत्र में उत्पादक उपभोक्ता किसे कहते हैं। देखिए उत्पादक किसको बोलते हैं, समस्त हरे पेड़ पौधे वनस्पतियां वगैरह वो सारे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसको हम उत्पादक बोलते हैं। और उत्पादक के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर अपने भोजन के लिए जो डिपेंड रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, उस उपभोक्ता कहलाते हैं। लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र, तो ये भी आपके एक चित्र डायग्राम में दे रखा है, एक छोटा सा इस प्रकार से दे रखा है, बीकर वाला भाग दे रखा है, इसके अंदर वॉल्यूम वगैरह में, इसमें अंदर 2 कार्बन की छड़ें मिली हुई है और उसको एक बैटरी से जोड़ा गया है, उसको अटैच किया गया। तो ये एक डायग्राम बना हुआ है जो आपके बुक के अंदर दे रखा है। लवण के विलयन की चालकता की जांच, तो ये भी एक चित्र दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है जो भी है। फिर बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मैग्नीशियम रिबन का वायु में वॉच ग्लास पर नामांकित चित्र। देखिए इस नामांकित चित्र देख लो आपने कौन कौन से आए हैं। और वॉच ग्लास का तो आपके चैप्टर
आपके रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो चैप्टर फर्स्ट दे रखा है उसी में यही मैग्नीशियम की अभिक्रिया का चित्र दे रखा है। अगर आप पृष्ठ खोलते हो तो उसी के अंदर ही नीचे की तरफ एक चित्र दे रखा है मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसी का एक डायग्राम दे रखा है। उसको देखना अच्छे से, जो पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। ऊष्मा शोषी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, देखिए ऊष्मा शोषी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया पता ही है, ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तन्यता को परिभाषित कीजिए। तन्यता यानी जब किसी तार को जब खींचते तो उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी लंबाई इंक्रीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। तन्य धातु जैसे सोना, आपका सोना जो गोल्ड होता है वो एक सबसे अच्छा तन्य धातु माना जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, देखो प्रकाश के अपवर्तन के हमने दो नियम पढ़े होंगे। पहला पढ़ा होगा आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही परावर्तक पृष्ठ तल पर स्थित होते हैं। दूसरा अपना अपॉन जो नियम होता है वो होता है अपना साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि आपके साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक। तो ये अपने होता है जिसको हम स्नेल का नियम बोलते हैं। इसको हम स्नेल का नियम बोलते हैं। एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल आने लायक कि स्नेल का नियम क्या होता है। कांस्टेंट आपतन कोण की जड़ परावर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो कैसा रहता है, स्थिरांक होता है, जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अगला सवाल है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध R1 R2 R3 के तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र व्याख्यान कीजिए। तो देखो सूत्र आपको पता ही है कि श्रेणी क्रम में किस प्रकार निकाला जाता है। मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। वैसे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो हमने पढ़ा होगा, अगर ओम के नियम के अनुसार पढ़ा होगा, R बराबर V बराबर आई आर, ये हमने पढ़ा होगा। V बराबर IR1, क्योंकि IR1 IR2 IR3 तो हमने पढ़ा हो। ये समीकरण में आपको फॉर्मूला बता दिए। बाकी जो इसका निकालते कैसे वो सारा का सारा हमने डिस्कस किया होगा। फिर यहाँ पर IR1 आएगा, फिर IR2 आएगा, IR3 आएगा, फिर V कॉमन आएगा। I पता ही श्रेणी क्रम में धारा एक ही बहती है तो I बराबर कॉमन आएगा, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला बनेगा इस प्रकार से। फिर अपने बात करते हैं, यदि एक 4 ओम प्रतिरोध में 10 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए यानी कि आपको हैच निकालना है। हैच निकालने का फॉर्मूला क्या पड़ता है, आपने जूल तापन नियम पढ़ा होगा, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। हैच बराबर आई कितना आपको दे रखा है 10 एम्पीयर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आर कितना दे रखा है 4, और टी कितना दे रखा है 2 सेकेंड। अगर आप इसको गुणा करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा, आपका कितना जो भी आंसर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे, 4 को 8 से गुणा करोगे तो आपके यहाँ पर क्या आ जाएगी, ऊष्मा आ जाएगी। ठीक है, 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो कितना हुआ आपका, आपको अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 10 इंटू 10 कितना हुआ आपके 1000 आपके हो गया। इसके अंदर 10 इंटू 10 कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो और 4 को 2 से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास इसका क्या हो जाएगा, उत्पन्न ऊष्मा। आपको फॉर्मूला क्या लगेगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। परिनालिका क्या है, ये भी मैंने पिछले सवाल में बताया कि परिनालिका क्या होती है, विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। परिनालिका जो हमने पिछले सवाल में बताया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा होने वाली घटनाओं को समझाइए। देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा ही। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉल की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जिसके अंदर क्या होता है, अपने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल होती है, वो कहाँ विघटित किस में होती है, अपने ग्लूकोज के अंदर विघटित होती है। ऑक्सीजन को रिलीज होता है, ऊर्जा रिलीज होती है। तो ये सारी कई सारी चीज़ें घटनाएं जो भी होती है वो सारी प्रकाश संश्लेषण के अंदर होती है। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्यप्रणाली बताइए। आपको लंग्स कैसे हमारा काम करता है, फेफड़े कैसे काम करते हैं हमारे, इस प्रकार से ऑक्सीजन युक्त हमारे अंदर प्रवेश करता है, ऑक्सीजन युक्त बाहर जाता है। उसके हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है, जो आर्टरीज होती है, विंस होती है, उसके द्वारा हमारे शरीर में किस प्रकार से रक्त का सर्कुलेशन होता है, शुद्ध रक्त कैसे जाता है और शुद्ध रक्त किस प्रकार से आता है, तो वो सारा का सारा इसमें पेस्ट प्रोसेस होता है। प्लेनेरिया का चित्र बनाइए। विकास से संबंधित कोई अपने अभी चैप्टर में नहीं, हाल में। मेंडल ने किसी एक विकल्पी युग जोड़े को आर्य के द्वारा समझाई। तो आपने पढ़ा होगा कि मेंडल ने प्रयोग किया था प्रभाविता का नियम को समझाने की, इस प्रकार से एक इस कैपिटल टी एक स्मॉल टी दोनों का क्रॉस कराया था। तो कैपिटल टी स्मॉल टी उन्होंने जब उनका अपन पीढ़ी का जब क्रॉस कराया तो हमारे पास में इस प्रकार से पेनेट वर्क प्राप्त हुए होंगे। इसमें एक कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अपने कैपिटल टी
कैपिटल टी और एक स्मॉल टी इस प्रकार से हमारे पास आया होगा। तो इसमें जो हमने पढ़ा होगा तो जीन अनुपात कितना होता है, अब जीन प्रारूप फिनोटाइप कितना होता है, 3:1, और जीन प्रारूप 1:2:1 इस प्रकार से। तो ये एक प्रकार से लक्षण जिसमें उन्होंने पौधे की लंबाई को लेकर उन्होंने ये लक्षण लिया था। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण पता ही है। ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीजन की वृद्धि, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। फिर बात करते हैं निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो देखो यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है NH3 CuO तो देखो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन, दो दे रखे, तो यहाँ पर हो जाएगा दो नाइट्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, तीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, तो दो दूनी कितने हो जाएंगे, चार, और यहाँ पर दो, ये तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन बढ़ाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा Cu, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cu, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर एक, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन आपके यहाँ पर तीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 3Cu हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 3Cu यहाँ पर हो जाएगा, 3Cu यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर भी दो, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो दो नाइट्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पर छः हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन छः हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन तीन हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन तीन हो गए, इस प्रकार से 3Cu हो गए, यहाँ पर Cu तीन हो गए। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया पता ही है, अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है जिसको हम अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। निम्नलिखित समीकरण संतुलित कीजिए। तो देखो आप देखोगे तो यहाँ पर कितने हैं, सोडियम दो है, इधर यहाँ पर सोडियम एक ही है, इधर दो है, तो यहाँ पर दो सोडियम हो जाएंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, और चार दो छः, यहाँ पर छः ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर चार ऑक्सीजन है, चार और एक आपके हो जाएंगे ये पाँच, पाँच ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने होंगे, ये दो ऑक्सीजन हो गए और ये चार ऑक्सीजन हो गए, छः ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर चार और ये हो गया पाँच। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फिर दो बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ दो बढ़ाओगे तो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन तो चार ये ऑक्सीजन हो जाएंगे, दो ये हो जाएंगे, छः ऑक्सीजन हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन दो है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर छः, इधर छः है, सल्फर कितना है एक, यहाँ पर सल्फर कितना है एक, और यहाँ पर इस प्रकार, तो इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हो गया। विद्युत मोटर वाला अभी वर्तमान आपके सिलेबस में नहीं है। इस प्रकार से फ्लेमिंग का वामस्त नियम अच्छे से याद रखना है। अंगूठा क्या दर्शाता है, आपके जो तर्जनी है वो क्या दर्शाती है, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें फ्लेमिंग के नियम के अंदर आपको याद रखनी। प्रत्यावर्ती क्रिया का एक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है प्रत्यावर्ती क्रिया का अंदर। प्रत्यावर्ती रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं, आंखों का पुतली का बाल जब दे पड़ा होगा आपने, हाथ को चोट लग कोई सुई छुप जाती है, हाथ को वहाँ से हटा देना, मोमबत्ती पर जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ है तो उसको गर्म महसूस होता है, को उसको वहाँ से हटा देना, मिठाई को देखने पर अपने मुंह में ला आना, ये सब सारी चीज़ें प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं। जंतु में प्रतिवर्ती चाप क्यों आवश्यक हुआ, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है जिसका मेनली जो कंट्रोल कौन करता है, आपका मेरुरज्जु करता है। तो हमारे अंदर जो सेंसरी नर्व्स होती है, प्रेरक प्रेरित संवेदी ग्रंथ क्वेश्चन होती है, तंत्रिका होती है, संवेदी होती है, प्रेरित होती है, वो किस प्रकार से सूचनाओं को लेकर जाती है, मेरुरज्जु वहाँ से लेकर आती है, तो किस प्रकार से काम करती है, इसके लिए हमें प्रतिवर्ती चाप जरूरी है। प्रतिवर्ती चाप का चित्र जो आपके बुक के अंदर दे रखा है। अगला सवाल है हमारा, अंडाशय द्वारा स्त्राव, तो अंडाशय द्वारा स्त्राव हार्मोन क्या होते हैं आपने, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नॉर्मली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होते हैं आपके, रिलीज होते हैं। किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत सारी, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय आपके सर पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, और उनके क्या क्या फंक्शन है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मानव में इस अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नाम, आपके चित्र दे रखा है कि मानव में कौन से भाग में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई, जैसे कि आपके हाइपोथैलेमस, आपके आपकी पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में होती है, थायराइड ग्रंथि पैराथायराइड आपके गले में होती है, किस प्रकार से पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि एक चित्र जो दे रखा है बुक के अंदर उसको अच्छे से याद रखना। मिलान कीजिए, देखो जिप्सम, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, आपको फॉर्मूला अच्छे से, जिप्सम CaSO2H2O, विरंजक सोन CaOCl2, बेकिंग सोडा NaCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO1/2H2। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था ये, तो आपको फॉर्मूले मिलान करने थे। अगला सवाल दे रखा है आपके कि उपरोक्त सारणी के आधार पर पदार्थों के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते क्रम में लिखना है। तो देखो घटते क्रम में लिखने के लिए जितनी ज़्यादा कम होगी वो इतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा होगी वो उससे कम होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा जठर रस, उसके बाद आएगा नींबू का रस, इसके बाद आएगा सिरका, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा आपका टमाटर का रस। ठीक है,
फिर आपका ये लास्ट वाला है। लास्ट वाला इसके अंदर क्या है, एक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की दूरी। तो देखिए अवतल दर्पण जैसे कि अवतल दर्पण है, मुख्य फोकस की परिभाषा कि भाई ये आपका इसका पी ध्रुव है, ये आपका ये वक्रता केंद्र सी है, ये एफ है, कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाता है, इसका मुख्य फोकस कहलाता है। फिर आपने 4 साइज का एक बिंब 12 सेंटीमीटर आपकी ये क्या है, एच है, जो हाइट है इसकी 12 सेंटीमीटर, फोकस दूरी आपकी एफ है, अवतल दर्पण से दूरी पर रखा हुआ ये आपका यू है। तो कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब की प्रकृति साइज लिखी है, अवतल दर्पण के सामने एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनाना दर्शन के लिए किरण रेखा। तो आपको क्या बनाना है, इस प्रकार से स्थिति दे रखी होगी और आपको क्या करना है, एक प्रतिबिंब बनाना है अवतल दर्पण के थ्रू। जब वस्तु कहाँ रखी हो आपके, ये दर्प प्रतिबिंब है, जब वस्तु कहाँ रखी हो आपके, ये आपका पी है, ये सी है और एफ है, सी और एफ के बीच में हो, तो वस्तु मान लो यहाँ है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से एक आपके यहाँ पर प्रतिबिंब, एक आपके जो वस्तु किरण कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो एक बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी और इस प्रकार से आगे जाके इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से आपको ये, तो ये आपके जो प्रश्न थे, 23 प्रश्न थे 2022 के बोर्ड परीक्षा के अंदर आए थे, और हमने अच्छे से पूरे पेपर को सॉल्व किया है और अच्छे से प्रश्नों के सवालों के जवाब दिए हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले बोर्ड परीक्षाओं के अंदर। तो इसको अच्छे से प्रयास कीजिए प्रश्नों को सॉल्व करने का, और ऐसे ही प्रश्नों को जो आपके प्रीवियस ईयर के, जो पिछले साल के जो बोर्ड के पेपर हो उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, मॉडल पेपर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए जो आपको अच्छे से हेल्प करेंगे आपके बोर्ड, आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। कृपया करके इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ दूसरों को भी, बच्चों को फ़ायदा मिले, स्टूडेंट को फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं हम अपने एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।